नमस्कार। पिछली बार हमने Amazon EBS पर बात की थी, है ना? वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जो एक EC2 इंस्टेंस के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज जैसा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है वैसे ही। एग्जैक्टली तो आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और Amazon EFS यानी इलास्टिक फाइल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या चीज है? हाँ, EFS जो है वो EBS से काफ़ी अलग है। ये एक पूरी तरह से मैनेज्ड, मतलब AWS इसे संभालता है। ये एक फाइल स्टोरेज सर्विस है। फाइल स्टोरेज जो हम्म, के और इसकी खास बात यह है कि इसे आप एक ही टाइम पर हजारों EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। हजारों। वाओ। जी, यहीं पे ये EBS से अलग हो जाता है क्योंकि EBS तो साधारणतः एक ही इंस्टेंस से जुड़ता है, और ये S3 से भी अलग है क्योंकि S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, API से एक्सेस होता है, ये फाइल सिस्टम है। तो एक तरह से ये क्लाउड में एक बहुत बड़ा शेयर्ड फोल्डर हो गया, जिसको बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझिए आप। और ये नेटवर्क पर चलता है, NFS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, हाँ ऑफिस वगैरह में सुना है इसके बारे में। वही वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्लाउड स्केल पर है। और सबसे मजेदार बात, क्या? ये अपने आप स्केल होता है। मतलब आपको पहले से बताना नहीं पड़ता कि कितनी स्टोरेज चाहिए। जितनी जरूरत है उतना बढ़ता जाता है, और जरूरत कम होने पर घट भी सकता है टेक्निकली। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब इलास्टिक नाम बिल्कुल सही है इसका। चलिए फिर इसको और करीब से देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। हाँ बिल्कुल, आज यही देखना है कि इसकी मेन क्षमताएं क्या हैं, कैसे ये हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है, इसके अलग अलग परफॉर्मेंस मोड्स क्या हैं, थ्रूपुट कैसे काम करता है, अच्छा। फिर लागत कैसे कंट्रोल करें, स्टोरेज क्लासेस का क्या रोल है इसमें, और हाँ सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन सब को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइल स्टोरेज और EBS वाले ब्लॉक स्टोरेज में असल फ़र्क क्या है, खासकर जब कई सिस्टम्स को एक साथ एक्सेस चाहिए। देखिए, ब्लॉक स्टोरेज जैसे EBS वो एक रॉ डिस्क की तरह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फॉर्मेट करता है, अपना फाइल सिस्टम बनाता है, और वो एक ही इंस्टेंस को दिखता है, फिजिकली अटैच्ड जैसा। हम्म। जबकि EFS ये पहले से एक रेडीमेड फाइल सिस्टम है। ये नेटवर्क पर मौजूद है, और NFS प्रोटोकॉल के जरिए कई सारे इंस्टेंस इससे एक साथ जुड़ सकते हैं, फाइल्स पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एक ही टाइम पर। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई वेबसाइट है जिसके मान लीजिए 10 वेब सर्वर है, हम्म, सबको यूजर की प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है, हाँ तो वो सब EFS से वो पिक्चर उठा सकते हैं, बिल्कुल सही। बजाय इसके कि हर सर्वर पर कॉपी रखें। बिल्कुल सही, यही इसका एक क्लासिक यूज केस है। वेबसाइट होस्टिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे वर्डप्रेस, या फिर डेवलपर्स के लिए कोई शेयर्ड कोड रिपॉजिटरी, अच्छा। या डेटा साइंस टीम्स के लिए साझा प्रोजेक्ट्स, बड़ी कंपनियों में होम डायरेक्टरीज, जहां भी कई मशीनों को एक ही डेटा सेट पर काम करना है एक साथ, वहां EFS बहुत काम आता है। समझ गए। और आपने कहा ये मैनेज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे फाइल सर्वर का OS पैच करना, हार्डवेयर देखना, ये सब नहीं करना? बिल्कुल नहीं, यही तो फायदा है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट, पैचिंग, बैकअप लेना, ये सब AWS की जिम्मेदारी है। आपकी टीम बस उसे इस्तेमाल करती है, अपने एप्लीकेशन पर फोकस करती है। ये ऑपरेशनल लोड बहुत कम कर देता है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, आपने उपलब्धता और टिकाऊपन की बात की थी, अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। EBS वॉल्यूम तो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होता है ना? मतलब अगर वो AZ गया तो? हाँ, सामान्यतः EBS एक AZ में ही रहता है। अगर वो AZ बंद हो गया तो उस EBS वॉल्यूम से जुड़ा इंस्टेंस उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप स्नैपशॉट से रिकवर ना करें। ओके, EFS इसमें कैसे बेहतर है? EFS का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप EFS फाइल सिस्टम बनाते हैं, खासकर स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में, तो AWS बैकग्राउंड में आपके डेटा की कॉपीज उस रीजन के कई अवेलेबिलिटी जोन्स में अपने आप रखता है। ओह, मल्टी AZ मतलब? हाँ, मल्टी एजेड बाय डिफॉल्ट। तो अगर एक पूरा एजेड भी ठप पड़ जाए, आपका डेटा फिर भी सेफ है, और दूसरे एजेड्स में चल रहे आपके इंस्टेंस उसे एक्सेस करते रह सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और इसके लिए मुझे कुछ अलग से सेटअप करना पड़ता है? नहीं, यही तो बात है, ये बिल्ट इन है। स्टैंडर्ड क्लास में ये अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना। जबकि EBS के साथ इतनी रेजिलियंसी पाने के लिए आपको खुद से स्नैपशॉट मैनेजमेंट, शायद रेप्लिकेशन, ये सब करना पड़ता है। कमाल है, मतलब ये डिजाइन से ही ज्यादा भरोसेमंद है। पर एक सवाल है, नेटवर्क पर फाइल एक्सेस करना, क्या ये उतना ही तेज होता है जितना सीधे जुड़े EBS वॉल्यूम से? परफॉर्मेंस का क्या? बहुत वैलिड सवाल है।
देखिए, नेटवर्क है तो थोड़ी लेटेंसी मतलब थोड़ी देरी तो ब्लॉक स्टोरेज के मुकाबले ज़्यादा होगी ही। माइक्रो सेकंड्स वाली लेटेंसी अगर चाहिए, जैसे किसी बहुत तेज डेटाबेस के लिए, तो शायद प्रोविजन्ड आईओप्स वाला ईबीएस बेहतर हो। लेकिन ईएफएस उन एप्लीकेशंस के लिए ज़बरदस्त है जहां थ्रूपुट ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कितना डेटा प्रति सेकंड ट्रांसफ़र हो रहा है या जहां शेयर्ड एक्सेस की ज़रूरत सबसे पहले है। और ईएफएस ने परफॉर्मेंस पर काफ़ी काम किया है। इसके लिए भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, क्या ऑप्शंस हैं? 2 तरह के मोड हैं। पहले हैं परफॉर्मेंस मोड, एक है जनरल पर्पस। ये डिफ़ॉल्ट है और ज़्यादातर यूज़ केस जैसे वेबसाइट, सीएमएस, डेवलपर टूल्स, इनके लिए बढ़िया है। ये लेटेंसी को कम रखने की कोशिश करता है। ओके। दूसरा है मैक्स आईओ। ये तब काम आता है जब हज़ारों इंस्टेंस एक साथ फाइल सिस्टम को एक्सेस कर रहे हों और बहुत ज़्यादा आईओप्स और ओवरऑल थ्रूपुट चाहिए, जैसे बिग डेटा एनालिसिस या बड़े स्केल पर मीडिया प्रोसेसिंग। ये थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है, थोड़ी ज़्यादा लेटेंसी की कीमत पर शायद। अच्छा, तो ज्यादातर लोगों के लिए जनरल पर्पस ठीक रहेगा। हाँ, ज़्यादातर के लिए वही बेस्ट है। और इसके साथ आपने कहा था थ्रूपुट मोड भी है, बर्स्टिंग और प्रोविजन्ड। ये क्या है? हाँ, ये तय करते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड क्या होगी एमबीएस में। अच्छा। पहला है बर्स्टिंग थ्रूपुट, ये भी डिफ़ॉल्ट है। इसमें आपको एक बेसलाइन स्पीड मिलती है जो इस पर निर्भर करती है कि आपके फाइल सिस्टम में कितना डेटा स्टोर है। मतलब जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा स्पीड। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कभी अचानक ज़्यादा स्पीड चाहिए हुई, जैसे वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक आ गया, हाँ हाँ। तो आप कुछ देर के लिए अपनी बेस स्पीड से काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में टर्बो बूस्ट नहीं होता? हाँ, वैसा कुछ। बिल्कुल वैसा ही। ये क्रेडिट सिस्टम पर चलता है। अगर आपका काम स्पाइकी है, कभी कम कभी ज़्यादा लोड, तो ये बहुत किफ़ायती है। ठीक है। और दूसरा? प्रोविजन्ड थ्रूपुट तब चुनते हैं जब आपको पक्का पता हो कि आपकी एप्लीकेशन को लगातार एक हाई स्पीड चाहिए ही चाहिए, भले ही फाइल सिस्टम का साइज अभी छोटा हो। आप एक फिक्स स्पीड सेट कर देते हैं, मान लीजिए 100 Mbps, और AWS आपको वो गारंटीड स्पीड देता है। इसके पैसे अलग से लगते हैं। अच्छा, तो ये गारंटीड परफॉर्मेंस के लिए है। हाँ, जहां कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस जरूरी हो। तो मतलब परफॉर्मेंस के लिए भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि EFS सिर्फ स्टोरेज नहीं है, परफॉर्मेंस भी दे सकता है। बिल्कुल, और ये सब ऑटो स्केलिंग के साथ, यही इसकी खूबी है। चलिए, अब आते हैं पैसे की बात पर। लागत, कॉस्ट। क्या EFS महंगा है, खासकर अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है पर मैं उसे रोज यूज नहीं करती? हाँ, कॉस्ट तो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। EFS की प्राइसिंग EBS या S3 से थोड़ी अलग है, पर AWS ने यहाँ भी कॉस्ट बचाने के तरीके दिए हैं, खासकर उस डेटा के लिए जो कम एक्सेस होता है। अच्छा, कैसे? इसमें भी S3 की तरह स्टोरेज क्लासेस हैं। ओह, ओके। मेनली 2 तरह की हैं। एक है EFS स्टैंडर्ड। ये उन फाइलों के लिए है जिन्हें आप रेगुलरली एक्सेस करते हैं। इसमें भी 2 टियर हैं, एक स्टैंडर्ड यानी फ्रीक्वेंट एक्सेस और एक स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यानी स्टैंडर्ड IA वाले की स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, पर जब आप फाइल एक्सेस करते हैं तो थोड़ा चार्ज लगता है। डेटा मल्टी एजी रहता है इसमें। और दूसरी है EFS वन जोन। नाम से ही साफ है, इसमें डेटा सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहता है। तो इसमें वो मल्टी एजी वाली रेजिलियंसी नहीं मिलेगी? नहीं, लेकिन इसकी स्टोरेज कॉस्ट स्टैंडर्ड से काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपको वो मल्टी एजी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, जैसे डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए, या आप बैकअप खुद मैनेज कर रहे हैं, तो ये सस्ता पड़ता है। इसमें भी वन जोन फ्रीक्वेंट और वन जोन IA इनफ्रीक्वेंट के ऑप्शन है। वन जोन IA सबसे सस्ता स्टोरेज ऑप्शन है, पर रिस्क भी ज़्यादा है। समझ गए। पर क्या फाइलें इन क्लासेस के बीच अपने आप मूव हो सकती हैं? जैसे कोई फाइल 60 दिन से यूज नहीं हुई तो वो खुद ही सस्ती वाली IA क्लास में चली जाए, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। यही तो इसका सबसे स्मार्ट फीचर है। इसके लिए है EFS इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग। हाँ, आप इसे ऑन कर सकते हैं EFS स्टैंडर्ड और वन जोन दोनों के लिए। ये क्या करता है, ये आपके फाइल एक्सेस पैटर्न को देखता है। अगर कोई फाइल लगातार एक्सेस हो रही है तो वो फ्रीक्वेंट टियर, स्टैंडर्ड या वन जोन में रहेगी। अगर उस फाइल का एक्सेस कम हो जाता है, मान लीजिए 30 दिन, या आप सेट कर सकते हैं, तक एक्सेस नहीं हुआ, तो EFS उसे अपने आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड IA या वन जोन IA टियर में मूव कर देगा, ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाए। एग्जैक्टली। और अगर आप उस IA टियर वाली फाइल को दोबारा एक्सेस करते हैं तो EFS उसे वापस फ्रीक्वेंट टियर में ले आएगा, सब ऑटोमेटिक। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना, सिस्टम खुद ही ऑप्टिमाइज कर रहा है। जी हाँ, इसके अलावा आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज भी बना सकते हैं।
जैसे 90 दिन से एक्सेस नहीं हुई फाइल को डिलीट कर दो या सीधे वन जोन आईए में भेज दो। ग्रेट, ये तो कॉस्ट बचाने में काफ़ी मदद कर सकता है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए जिनका एक्सेस पैटर्न बदलता रहता है। निश्चित रूप से परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट के बीच सही बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। चलिए, अब आखिरी पर शायद सबसे ज़रूरी टॉपिक, सुरक्षा, सिक्योरिटी। इतने सारे सिस्टम एक ही जगह डेटा रख रहे हैं, वो भी नेटवर्क पर, ये कितना सुरक्षित है? सुरक्षा जाहिर है बहुत अहम है। ईएफएस में सिक्योरिटी के कई लेयर्स हैं जो AWS के बाकी सिक्योरिटी टूल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि? पहला है नेटवर्क लेवल कंट्रोल। आप सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज करके ये कंट्रोल करते हैं कि कौन से EC2 इंस्टेंस आपके EFS माउंट पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ आपके वेब सर्वर ही NFS पोर्ट्स 2049 पर कनेक्ट कर पाएं, कोई और नहीं। ओके, ये पहला दरवाजा हो गया। हाँ, फिर आता है फाइल सिस्टम लेवल कंट्रोल। आप IAM पॉलिसीज यूज कर सकते हैं ये तय करने के लिए कि कौन सा यूजर या रोल जो इंस्टेंस से जुड़ा है फाइल सिस्टम पर क्या कर सकता है, सिर्फ पढ़ सकता है, लिख सकता है या रूट एक्सेस है। आप कनेक्शन के वक्त IAM ऑथेंटिकेशन को जरूरी भी बना सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी बेस्ड कंट्रोल। बिल्कुल। तीसरा, EFS ट्रेडिशनल लिनक्स यूनिक्स स्टाइल POSIX परमिशंस को भी सपोर्ट करता है। मतलब आप फाइलों और डायरेक्टरी पर रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन सेट कर सकते हैं ओनर, ग्रुप, अदर्स के लिए, जैसे आप लोकल सिस्टम पर करते हैं। स्टैंडर्ड फाइल परमिशंस। हाँ, और चौथा, सबसे जरूरी, एन्क्रिप्शन। EFS आपको दोनों तरह का एन्क्रिप्शन देता है। एक, डेटा एट रेस्ट। जब आप फाइल सिस्टम बनाते हैं, आप चुन सकते हैं कि सारा डेटा डिस्क पर एन्क्रिप्टेड स्टोर हो। इसके लिए AWS KMS यूज होता है। मतलब अगर कोई हार्ड ड्राइव निकाल भी ले तो पढ़ नहीं पाएगा। सही। और दूसरा, डेटा इन ट्रांजिट एन्क्रिप्शन। आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब डेटा आपके इंस्टेंस और EFS के बीच नेटवर्क पर जा रहा हो, तब भी वो एन्क्रिप्टेड रहे। इसके लिए TLS यूज होता है। तो मतलब नेटवर्क कंट्रोल, आइडेंटिटी कंट्रोल, फाइल परमिशंस और डेटा का एन्क्रिप्शन, रेस्ट पर और ट्रांजिट में काफी लेयर्स हैं। जी हाँ, ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा देते हैं। ये जानना जरूरी है। तो अगर जरूरत है मल्टी एजी, सुरक्षित, स्केलेबल, शेयर्ड फाइल स्टोरेज की, तो जवाब EFS है, न कि S3 क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, और न ही EBS क्योंकि वो ब्लॉक है और सिंगल इंस्टेंस एजी। बिल्कुल सही, यही की डिफरेंस है। यूज केस समझना बहुत जरूरी है। तो आज हमने EFS को काफी गहराई से समझा। ये वाकई में एक स्केलेबल, शेयर्ड और डिफॉल्ट रूट से मल्टी एजी फाइल सिस्टम है जो NFS पर चलता है। ये स्टोरेज पजल का एक अहम टुकड़ा है जो EBS या S3 से अलग जरूरतें पूरी करता है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? What does this all mean? हाँ, संक्षेप में कहें तो EFS उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां एक साथ कई EC2 इंस्टेंस या कंटेनर्स या आजकल सर्वरलेस फंक्शंस को भी एक ही सेंट्रलाइज्ड कंसिस्टेंट फाइल सिस्टम चाहिए। अच्छा, सर्वरलेस भी। हाँ, लैम्डा फंक्शंस भी EFS माउंट कर सकते हैं। तो यूज केसेस हो गए वेबसाइट होस्टिंग, CMS, बड़े डेटा एनालिसिस के लिए साझा वर्कस्पेस, मीडिया प्रोसेसिंग, कंटेनरों के लिए पर्सिस्टेंट स्टोरेज, बहुत सारे हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? पहला, ये पूरी तरह मैनेज्ड है, इंफ्रा की टेंशन नहीं। दूसरा, ये हाईली अवेलेबल और ड्यूरेबल है, स्टैंडर्ड क्लास में। तीसरा, ये इलास्टिक है, अपने आप स्केल होता है। और चौथा, इंटेलिजेंट टियरिंग जैसी चीजें कॉस्ट बचाने में मदद करती हैं। सही। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो EFS क्लाउड के लिए वही काम कर रहा है जो पहले डेटा सेंटर में नायास या फाइल सर्वर करते थे, पर ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा स्केलेबल है और बिना मैनेजमेंट के सिरदर्द के। ये अच्छी समरी है। और आगे हम AWS स्टोरेज गेटवे पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज और AWS क्लाउड के बीच पुल बनाने में मदद करता है। हाँ, हाइब्रिड क्लाउड वालों के लिए वो जरूरी होगा। बिल्कुल, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। आज के जमाने में एप्लीकेशन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं ना, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स, टीमें दुनिया भर में फैली हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में डेटा को शेयर करने की, कोलैबोरेट करने की जरूरत बढ़ रही है। तो इस बदलते माहौल में EFS जैसे शेयर्ड क्लाउड नेटिव इलास्टिक फाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है? क्या ये ट्रेडिशनल स्टोरेज का भविष्य है, खासकर जब डेटा इतनी तेजी से बढ़ रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत वैलिड पॉइंट है, सोचने वाली बात है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही।